हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इन्होंने 1860 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और जिस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करी उसी साल जो है फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया एज एन इंजीनियर। धीरे धीरे वो कंपनी में आगे बढ़ते गए अपनी काबिलियत से और वो 1888 में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। लेकिन जिस साल ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने उस साल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब थी। कंपनी लगभग जो है बैंकरप्ट होने वाली थी। हेनरी फेयोल ने अपने एक्सपीरियंस से कंपनी को टर्न अराउंड किया और उसको एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया और बल्कि एक वेल मैनेज कंपनी बनाया जिस साल वो रिटायर हुए 1918 में। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स के लिए हैं, ये उनके लिए गाइडलाइंस होते हैं डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर के लिए। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को 6 पार्ट में डिवाइड किया: टेक्निकल, मैनेजरियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी, कमर्शियल और फाइनेंशियल। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड किए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम लोग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं जो हेनरी फेयोल ने दिए थे। उनको याद रखने का एक ही तरीका है बच्चों की एक फ्रेज याद कर लीजिए, डेट यू सी USSR OIC। इसमें आप 14 अल्फाबेट्स देखेंगे और हर अल्फाबेट जो है एक प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान से देखिए, डी जो है डिवीजन ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, डी जो है नेक्स्ट ये डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, फिर यू जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, ये वाला यू यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, सी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। 3 एस है, तो एक एस जो है स्केलर चेन के लिए है, एक एस जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है और एक एस जो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है। फिर आपका आर है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओ है ऑर्डर, आई है इनिशिएटिव। तो 2 आपके ई है, एक इक्विटी के लिए है और दूसरा एस्पिरेट डी कॉर्प्स के लिए है। तो टोटल मिला के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। ये 14 अल्फाबेट्स भी हैं। तो याद करने का तरीका आपके लिए ये फ्रेज है। अब इन प्रिंसिपल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क स्टेट्स that the whole work is to be divided into smaller tasks and each task is to be assigned to a trained specialist who is competent to perform it। मतलब ये कि जो पूरा वर्क होता है उसके हम छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं और हर एक पार्ट को हम एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट को असाइन करते हैं जो कि कॉम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए। हेनरी फेयोल स्टेट दैट द पर्सन हु इज एलोकेटेड दिस टास्क must be according to his competency, experience and qualification। जो टास्क हम असाइन कर रहे हैं वो पर्सन की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द मेन इंटेंट ऑफ डूइंग दिस टास्क इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड टू वर्क मोर विद द सेम एफर्ट। ये पूरे डिवीजन ऑफ वर्क का एक ही मोटिव होता है कि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें और जो है बेटर वर्क कर सके सेम एफर्ट्स में। डिवीजन ऑफ वर्क जो है अप्लाई करता है टेक्निकल और मैनेजरियल वर्क दोनों पे। इसी की वजह से जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन करती हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये एक स्पेशलिस्ट द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इन सब डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो अपने अपने एरिया के स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलाइजेशन आती है डिवीजन ऑफ वर्क से ही। जब वर्क को डिवाइड करते हैं और एक आदमी पूरा काम ना करके केवल एक पार्ट करता है उसका, तो वो उस काम को बार बार करने की वजह से, रिपीटेटिवनेस की वजह से उसमें स्पेशलाइजेशन आती है। उसको काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब कम समय में अब वो काम कर सकता है। पहले जितने समय में वो काम कर रहा था अब उतने समय में ज्यादा काम कर सकता है, एक्यूरेटली काम कर सकता है। और ये जो स्पेशलाइजेशन है ये मॉडर्न डे का गिफ्ट है आपके लिए,
क्योंकि जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो स्पेशलाइजेशन की वजह से हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से स्पेशलाइजेशन होता है, और स्पेशलाइजेशन की वजह से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जो ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका स्पेशलाइजेशन है। प्रिंसिपल्स है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। The principle states that there should be a proper balance between authority and responsibility. Authority और responsibility दोनों के बीच में proper balance होना चाहिए। पहले हम लोग जानते हैं what is authority. Authority का मतलब होता है right to command, right to give orders to the subordinates. अगर हमें पास राइट है कि हम किसी को ऑर्डर दे सके तो इसका मतलब हमारे पास अथॉरिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म द टास्क या ऑर्डर असाइंड बाय द सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है हमें जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं हम उसको फॉलो करें, उसको पूरा करें। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ना तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों इक्वल होनी चाहिए। जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं इक्वलिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी helps the organization for in meeting responsibilities in time and prevent misuse of authority। मतलब ये है कि अगर इक्वलिटी रहेगी तो समय से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की जा सकती हैं। अगर हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें, अथॉरिटी ना दें या बहुत कम दें तो टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा सबऑर्डिनेट, तो टाइम से पूरे नहीं होंगे टास्क हमारे। या फिर हम बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दें और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दे दें तो लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं फिर वो अथॉरिटी का मिसयूज़ करने लगते हैं। दोनों ही सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बैलेंस रहना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। दो तरह की अथॉरिटी होती हैं, एक ऑफिशियल अथॉरिटी, एक पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी का मतलब है कि वो ऑर्डर्स दे सकते हैं। पर्सनल अथॉरिटी जो है वो मैनेजर की एज एन इंडिविजुअल होती है। एज एन इंडिविजुअल जो है वो दूसरों पे अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, दैट इज पर्सनल अथॉरिटी। अथॉरिटी फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। अथॉरिटी को सेफ गार्ड भी करना चाहिए। अगर कोई सबऑर्डिनेट इन मैनेजर की बात नहीं सुनता है या मैनेजर के जो ऑर्डर्स दिए मैनेजर ने उनको बिल्कुल डिफॉल्ट करता है तो मैनेजर के पास राइट होना चाहिए उस सबऑर्डिनेट को पनिश करने के लिए। लेकिन सबऑर्डिनेट को पनिश करने से पहले उसके सबऑर्डिनेट को पूरा टाइम मिलना चाहिए अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। पूरी अपॉर्चुनिटी, ए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर ए एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम और हर। हम लोग करते हैं बच्चों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको ओबे करना, उनको फॉलो करना, उनको मानना। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है हर लेवल पे अच्छे मैनेजर्स का होना। दूसरा, जो रूल्स है उसको लेकर बिल्कुल क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा, जो पेनल्टीज होती हैं उनका जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए। पेनल्टीज तब लगती है जब कोई एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। केवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है कि वो डिसिप्लिन हो। अगर किसी में बहुत टैलेंट है लेकिन उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, सक्सेस अचीव नहीं करता है। लेकिन अगर जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है तो एक मीडियोकर पर्सन भी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करता है। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सारे वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। और डिसिप्लिन जो है ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक तरीके से काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बच्चों यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट है ही शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड अकाउंटेबल टू दैट सुपीरियर ओनली। मतलब ये है कि जो सबऑर्डिनेट है उसका एक ही बॉस होना चाहिए और उसकी जवाबदेही भी उसी के प्रति होनी चाहिए। एक सबऑर्डिनेट के 2 बॉस नहीं होने चाहिए। वन सबऑर्डिनेट शुड नॉट हैव 2 सुपीरियर।
अगर ऐसा होता है तो दिस इज नोन एज ड्वेल सबऑर्डिनेशन। ड्वेल सबऑर्डिनेशन की वजह से जो सबऑर्डिनेट है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा, जो सुपीरियर्स हैं उनके बीच में झगड़े हो जाएंगे और बहुत सारी अनप्लेजेंट सिचुएशन अराइज हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ड्वेल सबऑर्डिनेशन होता है तो अथॉरिटी को अंडरमाइन करेंगे सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स जो है अपने ऑफिसर की बात सुनेंगे ही नहीं। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहेगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ जाएगी। और ये जो प्रिंसिपल है ये जो है मिलिट्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो मिलिट्री होती है उसमें यूनिटी ऑफ कमांड बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, एक चेन ऑफ कमांड की तरह होता है। पूरी एक ऑफिसर है उसको पता है कि उसके नीचे कौन कौन सबऑर्डिनेट है और सबऑर्डिनेट्स को पता है कि उनका ऑफिसर कौन है। एक ही ऑफिसर रहता है सबऑर्डिनेट का, एक से ज्यादा ऑफिसर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होती हैं उनको ग्रुप कर दिया जाए और उनके लिए वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। तो ये कहता है कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। इसीलिए जो है डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो सिमिलर नेचर की होती हैं, तो इसलिए उन डिपार्टमेंट्स का वन हेड होता है और उन डिपार्टमेंट्स का वन प्लान भी होता है। इसकी वजह से जो डिपार्टमेंट के अंदर की एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है और उनके डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी नहीं होता है। साथ ही साथ में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी प्लान बनाया जाता है और ये डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट्स होते हैं, तो इनकी जो एक्टिविटीज को एक कॉमन डायरेक्शन दे दिया जाता है। जिसे सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग फंक्शन जरूर करते हैं लेकिन इनकी सारी एक्टिविटीज को एक कॉमन डायरेक्शन देकर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की तरफ लगाया जाता है। अगला प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है एम्प्लॉयज का अपना पर्सनल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कंपनी का इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज ए होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। मतलब जब इसका प्रिंसिपल का मतलब है कि हर सिचुएशन में कंपनी का इंटरेस्ट जो है ऊपर रहना चाहिए इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स काम करते हैं और उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये प्रिंसिपल डिमांड करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, चाहे जो भी सिचुएशन अराइज क्यों ना हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। हर सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स लगे रहते हैं। उन स्टेक होल्डर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। तो इनका इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। किसी एक इंडिविजुअल के लिए या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये लार्ज स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में, तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो जो है इसको रिकंसाइल करे, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करे। लेकिन अगर रिकंसाइल नहीं हो सकता है तब जो है जनरल इंटरेस्ट ही प्रिवेल करेगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। ये भी ध्यान रखना है कि अगर कंपनी ग्रो करती है तो इंडिविजुअल्स भी ग्रो करते हैं, कंपनी आगे बढ़ती है तो इंडिविजुअल्स भी आगे बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज भी आगे बढ़ेंगे। कंपनी के फायदे के साथ एम्प्लॉयज का भी फायदा जुड़ा होता है। इसको इंश्योर करने की, इस प्रिंसिपल को इंश्योर करने की जिम्मेदारी मैनेजर के ऊपर होती है। मैनेजर अपने बिहेवियर से इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेगा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के साथ। अगर मैनेजर अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता है और अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं करता है एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयज, तो वर्कर्स भी वैसे ही बिहेवियर करते हैं, वो भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट है बच्चों रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज का मतलब है कि जो भी कंपनसेशन पे किया जा रहा है एम्प्लॉयज को वो फेयर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए दोनों के लिए, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज
दोनों के लिए होना चाहिए। अब देखते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए इतना उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए कि उनको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकें। और जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। मतलब ये कि वर्कर्स कोई अनरीजनेबल डिमांड ना रखें जो कि कंपनी फुलफिल ही ना कर पाए, इतना वेजेस डिमांड ना करे, इतना कंपनसेशन डिमांड ना करे जो एम्प्लॉयज की पेइंग कैपेसिटी के अंदर ना हो। अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में जो है अच्छे रिलेशंस बनते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्यू हैंड्स में होती है। जब कुछ लोगों के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है तो कंसंट्रेट हो जाती है वहां पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब हम इस अथॉरिटी को डिस्पर्स्ड कर देते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो किया जाता है वो सबऑर्डिनेट्स की इन्वॉल्वमेंट के लिए किया जाता है। अगर कुछ अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को देते हैं तो वो अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करते हैं काम में, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो तो हमेशा मैनेजर की रहती है, इसलिए कुछ ना कुछ सेंट्रलाइजेशन भी रहेगा। अब प्रॉपर बैलेंस दोनों के बीच में क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाएगा, काम में डिले हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो टॉप मैनेजमेंट को कोई सुनेगा ही नहीं, मैनेजर की बात कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए जो है बैलेंस होना चाहिए। और फिर जो ये सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो डिसेंट्रलाइजेशन कम होगा, सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और पंचायती राज सिस्टम भी है। जब सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेने लगती है तो वो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जब हम पंचायत को भी राइट्स दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि फंड्स का इस्तेमाल वो कैसे करेंगे, किधर करेंगे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो देखते हैं स्केलर चेन बोलते हैं इसको। स्केलर चेन जो है एक चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन होती है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू द बॉटम रन करती है, और इसको हर मैनेजर और सबऑर्डिनेट फॉलो करता है। इसको हम समझेंगे कि हम मानते हैं कि चलिए ABCD 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। A सबसे ऊपर बैठा है, उसकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, B उसके नीचे है। तो A जो है B का सुपीरियर हो गया, B जो है उसका सबऑर्डिनेट हो गया। A इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर पास करेगा B को, B के नीचे C है तो B जो है C का सुपीरियर है, C जो है B का सबऑर्डिनेट है, तो B जो है C को कम्युनिकेशन करेगा, C को इंस्ट्रक्शन पास करेगा। ऐसे ही जो है B A को कम्युनिकेट करेगा, A से, C B से कम्युनिकेट करेगा, D C से करेगा, C D से करेगा। तो ये ऑफिशियल चेन ऑफ कम्युनिकेशन है और ऑफिशियल चेन ऑफ अथॉरिटी है। जो इस चेन में जो जितना ऊपर होता है उसकी अथॉरिटी उतनी ज़्यादा होती है, और जितना नीचे होता है उसकी अथॉरिटी उतनी ही कम होती है। और ये एक चेन जो है स्केलर चेन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड करती है। ये जो है वायलेट नहीं होनी चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन फ्यूल ने कहा कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट कैन बी वायलेटेड। उसके लिए उसने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक को इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो है 2 एम्प्लॉयज जो सेम लेवल पे काम करते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में। अगर इमरजेंसी है तभी 2 एम्प्लॉयज सेम लेवल पे काम करने चाहिए, लोग कम्युनिकेट तभी करेंगे जब इमरजेंसी होगी। नॉर्मल को उस पर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में कम्युनिकेट करेंगे बिना स्केलर चेन को फॉलो किए हुए। यूनिटी ऑफ कमांड को इंश्योर करने के लिए भी स्केलर चेन बहुत ज़रूरी हो जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए भी स्केलर चेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर स्केलर चेन को हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड को भी फॉलो करेंगे और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है बच्चों वो है ऑर्डर।
ऑर्डर का मतलब होता है कि दे शुड बी प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। जब हम एवरीथिंग की बात करते हैं तो चीज़ों की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर। और जब एवरीवन की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, उसका मतलब होता है सोशल ऑर्डर। तो मटेरियल ऑर्डर क्या है? मटेरियल ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और वो जो चीज़ है अपनी डेसिग्नेटेड प्लेस पे अवेलेबल भी होनी चाहिए, तो बोलेंगे कि वहाँ पे मटेरियल ऑर्डर है। सोशल ऑर्डर में हर एम्प्लॉयज़ के लिए एक अपॉइंटेड प्लेस होनी चाहिए, और हर एम्प्लॉयज़ जो है अपनी अपॉइंटेड प्लेस पे अवेलेबल हो, तो उसको हम बोलेंगे सोशल ऑर्डर। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल ऑर्डर भी होता है, सोशल ऑर्डर भी होता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब है काम जो है बिना रुके, बिना इंटरप्शन के चलेगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको चीज़ें और व्यक्ति यानी कि एम्प्लॉयज एंड थिंग्स अपने प्लेस पे करेक्ट टाइम पे अवेलेबल मिल जाए। अगर हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि सबको इक्वल ट्रीट करना। एक मैनेजर को अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए, सेक्स के बेसिस पे भी नहीं, नेशनलिटी के बेसिस पे भी नहीं, मतलब किसी भी बेसिस पे एक मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर मैनेजर जो है काइंड है और जस्टिस रखता है अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ, तो जो वर्कर्स होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो भी लॉयल्टी डेवलप करते हैं, डिवोशन देते हैं, अपना पूरा देते हैं। जहाँ पे मैनेजर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है एम्प्लॉयज के बीच में, वहाँ पे वर्कर्स में डिससेटिस्फेक्शन आता है। डिससेटिस्फेक्शन आएगा तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। लेकिन फेयर का ये भी कहना है कि इक्वलिटी दिखाने के लिए कभी कभी मैनेजर को स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, पेनल्टीज का यूज भी करना पड़ता है। क्योंकि जो लेजी मेंबर है, लेजी वर्कर है, और एक काम करने वाला वर्कर है, दोनों में इक्वलिटी तभी आएगी जब लेजी मेंबर के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए फ्यूल कहता है कि कभी कभी मैनेजर्स स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं लेजी वर्कर के खिलाफ। नेक्स्ट है बच्चों, वो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट को सारे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कंटिन्यूटी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे, वो एम्प्लॉयज जो है छोड़ के ना जाए। फ्यूल ने कहा कि किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना है तो उसको पहले हमने एक रिगोरियस प्रोसीजर्स के बाद ही सिलेक्ट करना चाहिए। मतलब ये है कि काफ़ी सोच समझ के पहले किसी को अपॉइंट करना चाहिए। अपॉइंटमेंट से पहले काफ़ी सोच समझ के किसी को अपॉइंट करना है। लेकिन एक बार हमने किसी को अपॉइंट कर लिया तो उसको एक रिजनेबल टाइम जरूर देना चाहिए रिजल्ट शो करने के लिए। अपने आप को प्रूफ करने के लिए एम्प्लॉयज को कुछ रिजनेबल टाइम जरूर देना चाहिए। दूसरे वर्ड्स में कहें कि एम्प्लॉयज टर्नओवर को मिनिमाइज करेगा मैनेजमेंट, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बनी रहे। अगर एम्प्लॉयज जो है बार बार जा रहे हैं छोड़कर, एम्प्लॉयज टर्नओवर ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयज के बीच में जो है डिससेटिस्फेक्शन होने लगता है, एम्प्लॉयज का भरोसा कम होने लगता है, और वो भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने लगते हैं। जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं तो फिर हमें नए लोगों को रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग बढ़ जाएगी। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है कि उसके जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेंड स्टाफ है वो छोड़ के ना जाए। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जब तक कि अनअवॉइडेबल ना हो वो चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, लोगों को नौकरी से निकालते नहीं हैं या भर्ती नहीं करते हैं जब तक कि अनअवॉइडेबल ना हो। जैसे कि किसी की डेथ हो गई, रिटायर्ड हो गया कोई, या प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से, तब जो है हमें नए पर्सनल को अपॉइंट करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, हर लेवल पे उनको इंकरेज करें और उनको अपॉर्चुनिटीज दें कि वो अपने प्लान्स खुद बनाएं और साथ में उसे एग्जीक्यूट भी करें।
ये इसका बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ऐसे कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वही इनिशिएटिव ले सकता है, और जो पर्सन इनिशिएटिव लेते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, उस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाकर लोगों को इनिशिएटिव लेने के लिए एनकरेज किया जाए या डिसिप्लिन तोड़ने के लिए एनकरेज किया जाए। वहां पे आप इनिशिएटिव लेने नहीं दे सकते। डिसिप्लिन तो आपको मेंटेन करना ही है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी मेंटेन करना है, उसी के साथ जो है इनिशिएटिव लेने हैं, वर्कर्स को एनकरेज करना है कि जो वर्क रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें वो इनिशिएटिव ले। ऐसा कुछ भी सोचे नया जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। अब जो लास्ट प्रिंसिपल कहते हैं टीम स्पिरिट। पहले टीम का मतलब समझ लेते हैं। टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वो ज्यादा अचीव कर पाते हैं। तो टीम स्पिरिट का, स्पिरिट कॉर्प्स का मतलब क्या हुआ? स्पिरिट कॉर्प्स का मतलब है कि मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज के अंदर टीम स्पिरिट की यूनिटी की भावना डेवलप करनी चाहिए, हार्मनी डेवलप करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज के बीच में। मैनेजर को जो है हमेशा आई की जगह वी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब वो वी की बात करता है, वी मतलब हम, और या फिर जब वो कहता है मैं, तो जब मैनेजर मैं चिल्लाता है तो लोगों के अंदर टीम स्पिरिट की भावना नहीं आ सकती, लोग मिलकर काम नहीं कर सकते। लेकिन जब वो कहता है कि हम, वी का मतलब हम, जब वो हम की बात करने लगता है तो कहता है कि हम लोग मिलकर ये करेंगे, हमने ये किया, हमने ये सब किया, तो लोगों को लगता है कि वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इससे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाता है और जो है हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के बीच में टीम स्पिरिट हो। टीम स्पिरिट का मतलब ये भी है कि टीम की तरह सोचना। सक्सेस मिलेगी तो पूरी टीम को मिलेगी, फेलियर होगा तो पूरी टीम को होगा। इसीलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो स्लो है या काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें भी साथ में लेके चलना पड़ता है टीम स्पिरिट के लिए। किसी भी कंपनी का सक्सेस डिपेंड करता है उसके एम्प्लॉयज में टीम स्पिरिट की भावना कितनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको फेल्स के प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। थैंक यू।